कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए सबसे अच्छा है? ये एक सदियों पुराना सवाल है जो कई इन्वेस्टर्स को परेशान करता है, लेकिन इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग टाइप्स को समझते हैं तो आप खुद के लिए एक सही म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। आज का वीडियो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग टाइप्स को एक्सप्लेन करेगा। ये फंड्स आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा करने में हेल्प करेगा जो कम से कम 7 साल दूर हैं। हम उनके परफॉर्मेंस पर नजर डालेंगे और यह भी देखेंगे कि किस तरह वो एक दूसरे से अलग हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आप अपनी फाइनेंशियल एपेटाइट के हिसाब से सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड्स की 37 कैटेगरीज हैं। जी हां, इसके 37 कैटेगरीज हैं जिनमें से 11 इक्विटी फंड्स हैं। तो आइए एक एक करके अलग अलग तरह से इक्विटी फंड्स पर गौर करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब जानने की जरूरत है, जिसे अक्सर मार्केट कैप भी कहा जाता है। जैसे ही आप इस कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं तो इक्विटी फंड्स को समझना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो किसी कंपनी का मार्केट कैप हमें बताता है कि कैसे कोई लार्ज या स्मॉल कंपनी है। जैसे कि रिलायंस, टाटा मोटर्स बड़ी कंपनीज हैं क्योंकि उनके पास बड़ा मार्केट कैप है। अब इसे ऐसे समझें, मान लीजिए मैं स्टॉक एक्सचेंज पर सभी कंपनीज के मार्केट कैप को कैलकुलेट करता हूं और उन्हें सबसे बड़ी से सबसे छोटी तक सॉर्ट करता हूं। टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है। 101 से 250 तक रैंक की गई कंपनीज को मिड कैप कंपनीज कहा जाता है और 251 और उससे आगे तक की रैंक की गई कंपनीज को स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाता है। फिर से इक्विटी फंड्स की तरफ लौटते हैं। हम सिंपल फंड से शुरू करेंगे जो कि है लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड और लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो लार्ज कैप फंड वो फंड्स हैं जो अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 80% लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं। इसी तरह मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 65% मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 65% स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब क्योंकि लार्ज कैप फंड सबसे बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो पहले ही एस्टैब्लिश हो चुकी हैं, उन्हें मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स के कंपैरिजन में कम रिस्की समझा जाता है। अब हम सबसे फेवरेट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि इन फंड्स का रिटर्न है। लार्ज कैप फंड्स ने पिछले 10 सालों में 13% का एवरेज रिटर्न दिया है। मिड कैप फंड्स ने 18% और स्मॉल कैप फंड्स ने सबसे ज्यादा 20% का एवरेज रिटर्न दिया है। क्या आपने कुछ नोटिस किया? फंड जितना ज्यादा रिस्की होगा, रिटर्न उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन यह आपका डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। आपको एक स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए अपने रिस्क टॉलरेंस के और टाइम के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद हमारे पास लार्ज एंड मिड कैप फंड है। अब ये फंड लार्ज और मिड कैप शेयर्स में हर एक में कम से कम 35% इन्वेस्ट करते हैं। आमतौर पर इन्हें प्योर लार्ज कैप फंड्स के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्की और मिड कैप फंड्स के कंपैरिजन में कम रिस्की समझा जाता है। पिछले 10 सालों में इन फंड्स ने 15% का एवरेज रिटर्न दिया है। अब आइए हाईली वर्सेटाइल इक्विटी फंड कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं जो सभी मार्केट कैप्स में कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इस लिस्ट में फ्लेक्सी कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स, ELSS, फोकस फंड्स और डिविडेंड यील्ड फंड्स आते हैं। आइए देखें कि ये फंड कहां इन्वेस्ट करते हैं और वो कैसे एक दूसरे से अलग है। हम फ्लेक्सी कैप फंड से शुरू करेंगे। ये फंड्स एक गिरगिट की तरह है। गिरगिट की तरह ही ये फंड अपने सराउंडिंग्स के साथ ब्लेंड करते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स मार्केट कंडीशन के बेसिस पर लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने के तरीके को बदल सकते हैं। इनके पास इक्विटी में कम से कम 65% एलोकेशन होना चाहिए। इसके बाद हम मल्टी कैप फंड्स में आते हैं। ये फंड भी सभी मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। उनके पास लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में से हर एक में कम से कम 25% का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बाकी बचा हुआ 25% इक्विटीज या डेट्स इंस्ट्रूमेंट्स किसी में भी हो सकता है। इसके बाद टैक्स सेविंग फंड्स हैं जिन्हें इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या ELSS फंड्स कहा जाता है। ये पॉपुलर फंड्स हैं क्योंकि ये आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स बचाने में मदद करते हैं।
ये फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरह ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये टैक्स बेनिफिट और 3 साल के लॉक इन के साथ आते हैं। अगला फोकस्ड फंड्स हैं। ये भी सभी मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक शर्त पर, इनके पोर्टफोलियो में 30 से ज्यादा स्टॉक्स नहीं रख सकते। इसके कंपैरिजन में ज्यादातर म्यूचुअल फंड स्कीम्स आमतौर पर लगभग 50-60 स्टॉक्स रखती हैं। इसके बाद हमारे पास डिविडेंड यील्ड फंड है। अब डिविडेंड क्या होता है? जब कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है जिसे वो इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, तो इसे डिविडेंड कहा जाता है। ये फंड भी सभी मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसी कंपनीज में जो रेगुलर डिविडेंड देती हैं। इन सभी फंड्स ने पिछले 10 सालों में लगभग 15% का रिटर्न दिया है। अब फंड्स के अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं, वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड। एज अ रूल, एक म्यूचुअल फंड कंपनी या तो एक वैल्यू फंड या एक कॉन्ट्रा फंड ऑफर कर सकती है। ये दोनों ही कैटेगरीज ऐसे स्टॉक्स की तलाश करती हैं जो या तो मिसप्राइस्ड हैं या फिर इस बिलीव के साथ कि स्टॉक प्राइसेस फ्यूचर में रीबाउंड करेंगे और इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट देंगे के साथ अंडरवैल्यूड है। लेकिन यहां एक डिफरेंस है। जहां वैल्यू फंड ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनका स्टॉक प्राइस उनके एक्चुअल वर्थ के कंपैरिजन में लोअर समझा जाता है, जिन्हें हम अंडरवैल्यूड स्टॉक कहते हैं। कॉन्ट्रा फंड्स ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जो आउट ऑफ फेवर है या टेम्परेरी सेटबैक से गुजर रहे हैं। इन दोनों फंड्स ने पिछले 10 सालों में 16% का एवरेज रिटर्न डिलीवर किया है। इक्विटी फंड्स के लिस्ट में लास्ट कैटेगरी सेक्टोरल या थीमैटिक फंड्स का है। ये एक पर्टिकुलर थीम या सेक्टर में मिनिमम 80% इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ICICI प्रू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के पोर्टफोलियो पर नजर डालें, तो आप देखेंगे कि इसने मेजॉरिटी कई बैंक स्टॉक्स, दूसरे फाइनेंशियल स्टॉक्स और इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। सेक्टोरल या थीमैटिक फंड रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत रिस्की होते हैं, क्योंकि उनका फॉर्च्यून्स किसी पर्टिकुलर सेक्टर या परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सही फंड पिक करने में मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, और अगर आपके पास कोई सवाल है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.